तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए फिर से फैक्ट की क्लास है एनसीईआरटी की बेस्ड पे। हमने लास्ट टाइम जो देखा था 1917 से 1947 तक का देखा था। वहाँ आपको जो दूसरा भाग था उसका, उसमें कई लोगों को एक कन्फ्यूजन था कि 1935 के बाद जो 1937 में चुनाव हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसमें कितनी सीट मिली। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको कमेंट पिन कर चुका हूँ। आप लोग एक काम करना, देखिए अगर आप दृष्टि आईएएस वाले का अगर एनसीईआरटी वाली को पकड़ेंगे तो वहाँ पे 7 राज्यों में दिया है, यानी 7 प्रांतों में दिया है। जबकि आपको लक्ष्मीकांत वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ पे 6 में दिया है। तो आपको 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत तथा 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ब्रैकेट में लक्ष्मीकांत भी लिख देना ताकि उस किताब का रेफरेंस मिल सके। ठीक है, उस पॉइंट को आप सही कर लेना। आज हम लोग देखेंगे 1858 के बाद, यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था, अब कैसे हुआ क्या हुआ ये तो मैं जब डिटेल से कभी पढ़ाऊंगा आपको वो। आज हम सिर्फ अब हम वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस हफ्ते 2 क्लास आपकी ये आएगी, यानी आज और कल मैं 1858 से 1917 तक कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आपकी 2 क्लासेज इकोनॉमी की आएगी। इसी हफ्ते आपकी पॉलिटी भी एंड कर दिया जाएगा। ठीक है, पॉलिटी हम क्लोज कर देंगे। इकोनॉमी के 2 क्लास आने के बाद एक आध क्लासेज और बचेंगी, और नेक्स्ट वीक से इसी प्रकार से इसके साथ साथ हम कंप्यूटर या हिंदी जो भी है प्रैक्टिस के रूप में, वन लाइनर के रूप में उसको देखना शुरू कर देंगे। देखिए, तो आप लोगों ने हेडिंग क्या डालना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतलब राष्ट्रवाद का उदय, यानी एक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन लिख लीजिए, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1917, 1858 से 1917 तक लिखना है हमने। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 1858 से 1917 तक देखना है। यहाँ क्या क्या फैक्ट देखने हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का कारण लिख लीजिए। क्या लिखोगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का कारण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का कारण 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, क्या क्या कारण है तो इसमें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आखिर विकास क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे? पहला, भारत का आर्थिक रूप से पिछड़ापन, यानी ब्रिटिश ने भारत की ऐसी नीति बना दी थी कि भारत आर्थिक रूप से क्या हो गया था, पिछड़ गया था। ठीक है, पिछड़ापन, आर्थिक रूप से बहुत खराब स्थिति कर दी थी। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि यार ब्रिटिश ने तो हमारी आर्थिक नीति खत्म कर दी है, सारा हमारा माल लूट के अपने देश में पहुंचा दिया है, कहीं ना कहीं हमें एकजुट हो जाना चाहिए। पहला कारण। दूसरा लिखोगे प्रेस, यानी जो मीडिया वगैरह है, और साहित्य का विकास। ठीक है, प्रेस व साहित्य का विकास, प्रेस प्लस साहित्य विकास। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे इन चीज़ों का विकास हुआ, लोगों तक भारतीय ब्रिटिश की नीतियों के बारे में जानकारी मिलने लगी, लोग अवेयर होने लगे चीज़ों को पढ़ने के बाद। ठीक है, इसके माध्यम से अवेयर किया गया उनको। अगला लिखोगे भारत में अतीत की खोज तथा भारत में पश्चिमी साहित्य व शिक्षा का प्रभाव। वेस्टर्न जो एजुकेशन थी, क्या लिखोगे? पश्चिमी शिक्षा, यानी जो यूरोप वगैरह में चल रही थी, पश्चिमी शिक्षा प्लस साहित्य का प्रभाव। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि कई जो आधुनिक रूप से वेस्टर्न जो कंट्रीज थी, यूरोप वगैरह, वो मॉडर्न हो चुकी थी। वहाँ पे विज्ञान, तर्क, लॉजिक वगैरह सब चीज़ चल रहा था। उसके आधार पे जब भारतीयों ने इनकी शिक्षा ली तो भारतीयों को समझ आने लगा कि हमारे साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है। और लास्ट लिखोगे अतीत की खोज। अतीत की खोज मतलब भारत में ये चीज़ें प्रचलित होने लगी कि कहीं ना कहीं भारत अतीत में, यानी पास्ट टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा समृद्ध राष्ट्र था, भारत की बहुत इज्जत थी, गौरव था, तो हमें पुनः उसी भारत को प्राप्त करना है। तो अतीत की खोज, जब इस प्रकार की विचारधाराएं आई तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का एक प्रमुख कारण बनी। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। ठीक है, क्या कारण था। दूसरा लिखोगे भारत के एकीकरण में किस चीज़ ने मतलब रोल निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भारत का एकीकरण किस चीज़ से हुआ, यानी भारत यूनाइट कैसे हुआ। जो भारत अलग थलग था, सब इधर उधर फेंका था, तो उसको एक करने में 3 चीज़ों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो था रेलवे। रेलवे से जब रेलवे का विकास हुआ, माल एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा, चीज़ें एक दूसरे से दूसरी जगह जाने लगी, तो लोगों का संपर्क बढ़ने लगा, तो भारत को उसने एक करना शुरू किया। दूसरा डाक व्यवस्था। जैसे ही डाक व्यवस्था शुरू हुई, इससे भी भारत क्या होने लगा, एक होने लगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुँचने लगी। और तीसरा लिखोगे तार सेवा। ठीक है, तार सेवा आदि, इन चीज़ों से भारत को क्या होने लगा, एक होने में मदद मिली। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना आप लोग। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट करना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट
इंडिया एसोसिएशन। ये कब और किसने बनाया था? इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। और लंदन में इसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने 1866 में, 1866 दादा भाई नेहरूजी ने इसकी स्थापना की थी। इसको इंपोर्टेंट कर देना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी और कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी, बता देना। दादा भाई नेहरूजी के द्वारा 1866 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन एक चीज और देखना, दादा भाई नेहरूजी जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना, भारत में किस व्यक्ति को दादा भाई नेहरूजी, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ इनको किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? दादा भाई नेहरूजी को। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आप लोग ध्यान देना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का वायुवृद्ध पुरुष, ठीक है, भारत का वायुवृद्ध पुरुष। और इसी व्यक्ति ने पहली बार धन के निकासी का सिद्धांत दिया था। धन के निकासी के सिद्धांत का ये मतलब था कि किस प्रकार से ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन अपने हित में कर रहे हैं, यानी जो यहाँ की चीजें हैं किस प्रकार से उस मनी को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे सैनिकों का पेंशन हो, पूर्व कर्मचारियों का पेंशन हो, कच्चा माल हो, किस प्रकार से भारत का जो अपना जो पूंजी है यानी भारत के जो संसाधन हैं कैसे वो ब्रिटिश पहुंच रहे हैं। तो ऊपर ऐसे दादा भाई नेहरूजी में ही लिखो, धन के निष्कासन का सिद्धांत। सर्वप्रथम धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? अगर पूछता है तो क्या लिखोगे? दादा भाई नेहरूजी। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इन दोनों फैक्ट को। और ये दादा भाई नेहरूजी जो थे 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो लिखो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी ये चुने गए थे। ये भी आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो ये पूरा हो गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेहरूजी ने। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने 1866 ईस्वी में इन्होंने की थी। ऐसे ही कुछ और संगठन मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम आपने लिखने हैं, वो भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। पहला लिखो आप इंडियन एसोसिएशन। पहले इधर लिखो इंडियन, सब वन लाइनर है और ये एनसीईआरटी है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन पहला ये लिखना है। दूसरा इसके बाद आपने लिखना है पूना सार्वजनिक सभा। क्या लिखोगे? पूना सार्वजनिक सभा। और बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन पूछता है ईयर कम पूछते हुए ये किसने की ये पूछता है, ठीक है, इसमें से। नेक्स्ट लिखोगे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 3, ठीक है। और इसके बाद जो अंतिम चौथा लिखोगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या लिखोगे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये 4 चीजें आपने लिखनी है। अब देखो सबसे पहले आता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट करना 1876 में। दूसरा पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। तीसरा मद्रास महाजन सभा 1884 में, जबकि आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। इन सब के आपको सन, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके ईयर न पूछते हुए आपको इससे संबंधित क्या पूछता है, वो किसने इसकी स्थापना की थी। पहला वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। दूसरा आता है पूना सार्वजनिक सभा महादेव रानाडे, यानी जस्टिस रानाडे लिखो या महादेव गोविंद रानाडे, जो भी लिखते हो जस्टिस रानाडे लिख दो आप लोग, जस्टिस रानाडे, ठीक है। और तीसरा आता है आपका मद्रास महाजन सभा। जो मद्रास महाजन सभा था वीर राघवाचारी ने उसकी स्थापना की थी, ठीक है। वीर राघवाचारी लिख देना इसको। ये तो हो गया आपका जस्टिस महादेव रानाडे लिखना है इसको पूरा, जस्टिस महादेव रानाडे। यहाँ पे महादेव लिख दिया, ठीक है मैंने, महादेव गोविंद रानाडे हुए। और इसके अलावा जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना 1884 में किसने की? वीर राघवाचारी ने, ठीक है। क्या लिखोगे? वीर राघवाचारी,
वीर राघवाचारी। जबकि अंतिम आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। चार के चार एसोसिएशन कब और किसने बनाए थे, ये आप लोगों को ध्यान करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करना, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का संबंध किससे था। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का संबंध लिखो। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का संबंध लिखो, पूरा लिखना है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का संबंध लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, आईएनसी की स्थापना, पूरा लिखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। इसका क्या मतलब था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही भारतीयों से असंतोष होगा, ये माना जाता है, ठीक है, ये सिद्धांत दिया गया था, तो उन्होंने क्या किया, बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी, ताकि भारत में अगर ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी असंतोष हो तो ये बीच में सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। यानी जैसे यहाँ ब्रिटिश है, ठीक है, यहाँ ये आईएनसी होगा, अगर इन्होंने इसकी स्थापना कर दी, यहाँ जनता होगी यानी पब्लिक होगी। अगर ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश से विद्रोह करते हैं या ब्रिटिश की नीतियों से खुश नहीं होते हैं तो ये अड़ंगे आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना कर दी तो चीज़ ये इससे मतलब जुड़ेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो इसकी स्थापना के पीछे जो सिद्धांत बताया जाता है सेफ्टी वॉल्व का, ब्रिटिश ने अपनी सेफ्टी के लिए इसका निर्माण किया, ऐसा बताया जाता है। किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की हुई थी। और इसकी स्थापना का श्रेय एक पूर्व रिटायर्ड था ब्रिटिश, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ये बताया जाता है, ठीक है। और इसका जो स्थापना है, पहला जो अधिवेशन था बॉम्बे में प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी पहले अधिवेशन की, वो की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। क्या लिखोगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा पहले अध्यक्ष थे इसके, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछता है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखो आप, इंडिया पत्रिका का प्रकाशन 1890। इंडिया का प्रकाशन, इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था। इंडिया मतलब एक समाचार पत्र था 1890 में। ये क्या था, ये किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं किया था, एक ग्रुप ने किया था, ताकि ब्रिटिश को, यानी जो ब्रिटिश सरकार है, वहाँ की संसद है, वहाँ को वहाँ भारत में उनकी क्या स्थिति हो रही है भारतीय लोगों के साथ, ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश संसद को और वहाँ की जनता को इसके माध्यम से अवगत कराना इसका लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने एक कोटेशन लिखना है, बहुत फेमस कोटेशन है लॉर्ड कर्जन का, जो कि भारत का एक वायसराय था। उसने क्या कहा था, कांग्रेस का जो महल है वो भरभरा रहा है, यानी कांग्रेस जो है उसका महल भरभरा रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है। और मेरी जो इच्छा है, मैं ये चाहता हूं कि भारत में रहते हुए इसके मरने में इसको सहयोग करूं। तो वो किसका कथन है, कर्जन का। तो आप लोग लिखोगे कर्जन, लिखोगे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, एक वाइसराय था। पूरा स्टेटमेंट लिखो, पूरा का पूरा, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, ठीक है। क्या लिखोगे, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है मैं भारत में रहते हुए, भरभरा लिखना है, ठीक है, यानी हिल रहा है वाली बात, भरभरा, यानी कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिल चुकी है वाली बात, अब वो खत्म की स्थिति में। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, मेरी इच्छा है कि, पूरा लिखना आप, ठीक है, मैं भारत में रहते हुए शांति के साथ इसके मरने में सहयोग करूं। मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए शांति के साथ इसके मरने में सहयोग करूं। ये किसका स्टेटमेंट है, कर्जन का, ये ध्यान रखना। ये उतना नहीं लिखाऊंगा, आप लोग खुद लिखना। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, मैं भारत में रहते हुए इसके मरने में सहयोग करना चाहता हूं। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, मैं भारत में रहते हुए इसके मरने में सहयोग करना चाहता हूं। ये किसका स्टेटमेंट है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, ध्यान इसको आप लोगों ने रखना है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो गुट थे, एक को बोलते हैं नरमपंथी या उदारवादी, नरमपंथी या उदारवादी बोला जाता है, ठीक है, नरमपंथी, इसी को बोला जाता है उदारवादी। किसका, उदारवादी ग्रुप, किसका, भारतीय नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये जो थे, इनका जो प्रभाव था 1905 ईस्वी तक था, 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसमें इस प्रकार के लोगों हावी थे। नरमपंथी या उदारवादी मतलब जो ये चाहते थे ब्रिटिश के अंदर रहते हो हम चीज़ों को सुधार करें, ब्रिटिश को चिट्ठी लिखें, पत्र लिखें, अनुरोध करें, हाथ जोड़ें,
पैर पड़े, उसके द्वारा हम भारत में स्वशासन लाएं, ब्रिटिश के अंदर रहते हुए हम अच्छा शासन चाहते हैं, यानी हम हिंसा वगैरह नहीं चाहते, लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, ब्रिटिश से हाथ जोड़ के पत्र लिख के संवैधानिक तरीके से अहिंसक तरीके से हम स्वतंत्रता चाहेंगे या अपना शासन चाहेंगे, उनको बोला गया नरमपंथी या उदारवादी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनमें से कौन से उदारवादी या नरमपंथी गुट के लोग थे, तो इनके नाम लिखने आपने, ठीक है। एक तो लिखो दादा भाई नेहरू, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, दादा भाई नेहरू। दूसरा लिखो गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के राजनीतिक गुरु थे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा लिखोगे फिरोज शाह मेहता, क्या लिखोगे, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह। इसमें से क्वेश्चन यही पूछता है कौन से उदारवादी हैं, नहीं है, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। अगला लिखोगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। अगला लिखोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि कर दो। ये जो थे इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कैसा ग्रुप था, ये उदारवादी या नरमपंथी। और इसी के तहत एक दूसरा ग्रुप आता है, उसको बोलते हैं उग्रवादी। उग्रवादी मतलब जो हिंसक तरीके से क्रांति के माध्यम से लड़ झगड़ के स्वतंत्रता चाहते थे, किसी भी प्रकार के वो हाथ जोड़ना या संवैधानिक चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। तो दूसरा लिखोगे नरमपंथी का मतलब गरम दल, या उदारवादी का मतलब उग्रवादी लिखोगे, उग्रवादी। कौन कौन से उग्रवादी थे किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और इनका प्रभाव 1905 के बाद बढ़ता है। 1905 के आगे को अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ोगे तो उग्रवादियों का प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें तो तीन बहुत फेमस है, लाल बाल पाल, बचपन से सुना होगा आपने, यानी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल कहते हैं, ठीक है। दूसरा विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तीसरा लिखोगे आप अरविंद घोष, अरविंद घोष। और अंतिम लिखोगे आप बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये आदि कर देना, ठीक है। ये थे उग्रवादी, यानी ये क्या चाहते थे, उग्रवाद के माध्यम से ब्रिटिश से हिंसा, ब्रिटिश से क्रांति, ब्रिटिश से लड़ झगड़ के हम स्वतंत्रता चाहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने दो प्रसिद्ध समाचार पत्र निकाले, केसरी व मराठा का संपादन लिखो, केसरी प्लस मराठा का संपादन इन्होंने किया था, ध्यान रखना इसको, ठीक है। केसरी और मराठा किसने निकाला, इसने। दूसरा, इसने दो प्रसिद्ध उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किए जो अभी भी प्रसिद्ध है, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ठीक है। गणपति उत्सव या लिखो गणपति उत्सव या गणेश उत्सव, जो भी लिखते हो आप लोग, अभी भी चलता है वहां पे हो। तो इसमें दूसरे में आपने क्या लिखना है इनके बारे में, गणपति उत्सव या गणेश मतलब उत्सव जो है इन्होंने शुरू किया था 1893 में। गणपति उत्सव इन्होंने ही शुरू किया था 1893 के आसपास। और इसी के अलावा एक और इन्होंने शुरू किया था, उसको बोलते हैं शिवाजी उत्सव। क्या बोलते हैं, शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव। ये दो के दो किसने शुरू किए थे, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है बंगाल का विभाजन, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, हेडिंग डालना बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में भी दिया है बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, तो उनको सेपरेट करने की ब्रिटिश द्वारा कोशिश की गई। सबसे पहला क्वेश्चन किसके समय हुआ था, गवर्नर या वाइसराय, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, और इसको जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। लिखो 20 जुलाई 1905 को क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, किस चीज की, बंगाल के विभाजन की हुई थी, ठीक है। इसमें क्या कर दिया था, बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांटने का प्रयास किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तीसरा, ये लागू कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से। लागू कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से। जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। ये भी याद रखना, जिस दिन से ये लागू हुआ उस दिन शोक दिवस यहाँ पे मनाया गया, ठीक है। इसका जो प्रारंभ में नेतृत्व कर रहे थे इसके विरोध का, तो लिखोगे विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा था, स्टार्टिंग में बंगाल के विभाजन के विरोध का नेतृत्व जो कर रहा था वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और उनके साथ थे कृष्ण कुमार मित्र। तो लिखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी व कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस कृष्ण कुमार मित्र। इन लोगों ने प्रारंभ में क्या किया था, इस चीज के विरोध का नेतृत्व इन लोगों ने किया था। आप लोग ये ध्यान देखना, इससे आगे को देखिए।
अब आप देखिए, इसको जो बंगाल विभाजन था, इसको जो समर्थन दिया था बंगाल विभाजन को, कौन सा मतलब विरोध कर रहे थे इस बंगाल विभाजन का, विरोध में अन्य कौन कर रहे थे, देखो जो इसके खिलाफ थे सभी वर्ग, लगभग भारत में जितने भी वर्ग हैं, विरोध कौन, जमींदारों का वर्ग था उसने विरोध किया, सभी महिलाएं आई, महिलाएं, ठीक है, इसके अलावा वकील, इसके अलावा छात्र, ये सब के सब क्या कर रहे थे, बंगाल विभाजन का विरोध का मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में खड़े थे। जबकि बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहा था मुस्लिम लीग, आगे जाके, अभी तो मुस्लिम लीग बना नहीं था, तो बाद में उसने समर्थन किया था इसका, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बंगाल विभाजन के। अब इस बंगाल विभाजन के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध गीत प्रचलित हुआ जिसका नाम था वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान आगे आया, स्वदेशी आंदोलन या बंगाल, और स्वदेशी आंदोलन भी इसी दौरान चला था। स्वदेशी का मतलब होता है जैसे ही इसने बंगाल का विभाजन किया, भारतीयों ने सोच लिया था हम अपने देश की चीजें अपनाएंगे, स्वदेशी, चाहे शिक्षण संस्थान हो या अपना कपड़े हो, सो जो भी हो भारतीय जो बने होंगे, स्वदेशी जो होंगे उसको अपनाएंगे, ब्रिटिश वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, उनके संस्थाओं का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, ठीक है। तो नीचे लिखो आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि बाद में बांग्लादेश का क्या बना था, राष्ट्रीय गीत, आमार सोनार बांग्ला गीत। ये पूछेगा आपने किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, और किस आंदोलन के दौरान लिखा था, बंगाल में किसके दौरान लिखा था, बंगाल विभाजन के दौरान। और यही जो गीत बना 1971 के बाद, जब बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान से, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, देश का क्या है, राष्ट्रीय गीत, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध चीज हुई, वंदे मातरम का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। तो वंदे मातरम का व्यापक प्रसार का मतलब जो वंदे मातरम गीत था, लोग उसको गाने लगे थे, और वो किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुआ, अगर पूछता है तो स्वदेशी आंदोलन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, वंदे मातरम का व्यापक प्रसार कब हुआ, वंदे मातरम का व्यापक प्रसार लिखो, वंदे मातरम का व्यापक प्रसार, यानी वो बहुत आगे क्या होने लगा, लोगों में प्रचलित हुआ। किस आंदोलन के दौरान पूछता है आपसे, तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी यही था, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ तो लोगों ने कहा कि हम अपने देश का चीजें अपनाएंगे, तो उसी दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या चला था, वंदे मातरम का व्यापक प्रसार हुआ था। और स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग किया गया था किस आंदोलन के दौरान, बंग भंग, यही है, ठीक है, बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन को भंग करो, स्वदेशी प्लस बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ था, बंग भंग, यानी बंगाल का विभाजन को रद्द करो, बंग भंग के दौरान ये हुआ था, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद इसमें अलग अलग जगह नेतृत्व कर रहे थे, वो देखिए आप लोग। ये जैसे स्वदेशी आंदोलन वगैरह हो रहा था, स्वदेशी बहिष्कार, तो अलग अलग जगह नेतृत्व किया जा रहा था अलग अलग लोगों ने। तो एक क्वेश्चन वहां से भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग लिखोगे पंजाब में किसने नेतृत्व किया, यानी आप ऊपर हेडिंग डालो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है। पंजाब लिखना है आपने, दूसरा दिल्ली लिखना है, मद्रास और आंध्र प्रदेश, पंजाब सब NCERT है, ठीक है, दिल्ली, मद्रास, और अंतिम क्या लिखोगे, आंध्र प्रदेश यानी AP, आंध्र प्रदेश। इन जगहों पे किस किसने नेतृत्व किया, दिल्ली में कर रहे थे लाला ना, पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है, लाला लाजपत राय जी ने इसका नेतृत्व किया था। जबकि दिल्ली में कोई अन्य व्यक्ति थे, उनका नाम था सैयद हैदर रजा, क्या लिखोगे, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा जी ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसके अलावा मद्रास में अन्य व्यक्ति थे, उनका नाम था चिदम्बरम पिल्ले, क्या लिखोगे, चिदम्बरम पिल्ले, पिल्ले। और अंतिम जो आता है आपका आंध्र प्रदेश, यहां पर कर रहे थे हरि सर्वोत्तम राव, क्या लिखोगे, हरि सर्वोत्तम राव, हरि सर्वोत्तम राव जी के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया जा रहा था किसका, स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना है आपको, एक बहुत प्रसिद्ध संगठन था, गुप्त संगठन था, उसका नाम था अभिनव भारत, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन लिखना आप लोग, ठीक है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और किसने की, अगर पूछता है, बहुत फेमस है, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने, BD सावरकर बोलते हैं इनको, ठीक है, विनायक
दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने की थी। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को करना है, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें थी जो अलग अलग षड्यंत्र या कांड नाम से जानी गई इस दौरान 1907-8 के बाद, उनका आप लोगों ने नाम लिखना है। पहला लिखना है आपको मुजफ्फरपुर बम कांड, मतलब इसी प्रकार से लिखना है जैसे लिख रहा हूं, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड, पहला ही लिखना है। दूसरा, इसका जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, इसमें किसको मारने का प्रयास किया गया था? एक ब्रिटिश अधिकारी थे किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की हत्या का इसमें प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। उसके चक्कर में दो लोगों को पकड़ा गया। एक खुदीराम बोस थे, एक प्रफुल्ल चाकी थे। उसमें खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा। तो मुजफ्फरपुर बम कांड लिखो, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, फोर्ड की हत्या का प्रयास, ठीक है, ये लिखना है आपने। और इसको जो अंजाम देने वाले थे दो व्यक्ति थे, एक का नाम लिखोगे खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, दूसरे का नाम लिखोगे प्रफुल्ल चाकी। इसको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। कब? 1908 ईस्वी में। और भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला, अगर क्रांतिकारी पूछेगा, फांसी वाला क्रांतिकारी था ये। कौन था अगर पूछता है तो आप बता देना, खुदीराम बोस उनका नाम था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने आप में रहता है। बाकी मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट लिखना है आपने इसी में दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या लिखोगे? दिल्ली, ईयर वगैरह कम ही पूछता है इसके, ठीक है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो देख लेना आप लोग, नेट वगैरह में आपकी किताब में भी होगा। दिल्ली षड्यंत्र केस। इस दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग पे जब वो राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली वापस आ रहे थे, उसको मारने का प्रयास किया गया था, वो भी असफल रहा। तो लिखो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था, हाँ, कि हत्या का प्रयास इसमें किया गया था। इसको बोला जाता है दिल्ली षड्यंत्र। और ये दिल्ली षड्यंत्र केस को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था रास बिहारी घोष, ठीक है। क्या लिखोगे? रास बिहारी घोष इनका नाम था, इसको याद रखना, ठीक है। क्या लिखोगे? रास बिहारी। इन्होंने इसको क्या किया था? अंजाम देने का प्रयास किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। रास बिहारी घोष जो थे अपने आप में, इन्होंने इसको देने का प्रयास किया था, ठीक है, रास बिहारी घोष। इसको ध्यान रखना आप लोग, दिल्ली षड्यंत्र केस। नेक्स्ट जो आपका आता है, एक चीज करना, दिल्ली षड्यंत्र केस में थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, ये रास बिहारी बोस है या रास बिहारी घोष है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लेना। आप थोड़ा सा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, रास बिहारी बोस है या रास बिहारी घोष है, इसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट करके बता देना है, ठीक है इसको। और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ रास बिहारी घोष ही होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट आप लोग देखना, एक तीसरा था नासिक षड्यंत्र केस। क्या बोला जाता है उसको? नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस। इसमें क्या किया गया था? इसमें एक की हत्या कर दी थी, वहां पर वो कलेक्टर हुआ करते थे जैक्सन, उसकी हत्या कर दी गई थी अनंत कान्हे के द्वारा, ठीक है। तो लिखो जैक्सन, ब्रैकेट में लिख दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आज का जैसा नहीं है, ठीक है, जिला कलेक्टर आज का जैसा नहीं होता था उस टाइम, की हत्या। ये तीनों षड्यंत्र याद रखने हैं। और इसको जो अंजाम दिया था उनका नाम अपने आप में वो भी याद रखना आपको, अनंत लक्ष्मण कान्हरे, अनंत लक्ष्मण कान्हरे, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तीन के तीन षड्यंत्र याद रखना। अब देखो दो तीन आपको जो विदेशों में बनाए गए संगठन थे, आपका लिखा है भारतीयों के द्वारा विदेशों में बनाए गए जो भी संगठन या उस पर काम कर रहे थे, उनके नाम क्या पता आपसे पूछ ले, तो मैं दो तीन लिख देता हूँ, उनके नाम याद रखना। पहला लिखो आप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, पहला ये लिखना है आपने, ठीक है। दूसरा आपने इसी के साथ नेक्स्ट लिखना है हिंद एसोसिएशन। क्या लिखोगे? हिंद हिंद एसोसिएशन,
सेकेंड ये लिखना है। थर्ड आपने इसी के नीचे लिखना है पेरिस इंडियन सोसाइटी, पेरिस इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको इसी के नीचे लिखना है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इंडियन, इस वाले को मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है। और अंत आपने लिखना है गदर पार्टी। ये सब के सब देखो बाहर बनाए गए संगठन थे। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि कौन कौन से मतलब विदेशों में किसके द्वारा बनाए गए थे, सिंपली यही क्वेश्चन पूछता है। पहला आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इसका संबंध था तारकनाथ दास थे, तारकनाथ दास। दूसरा आता है आपका हिंद एसोसिएशन, इसका संबंध था सोहन सिंह भकना से, भाकाना भी लिखा होता है, सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना। तीसरा आता है पेरिस इंडियन सोसाइटी, जो पेरिस में बनाया गया था मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी, मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इसका, कृष्ण वर्मा। कब किया गया था ये भी पूछता है, 1905 में, शायद लंदन में किया था इनने, ठीक है, लंदन लिख दो ब्रैकेट में। और नेक्स्ट लास्ट है गदर पार्टी, इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में, 1913 सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, अमेरिका में, 1913 में। और इससे संबंधित कुछ लोग अपने आप का नाम थे, जैसे गदर साप्ताहिक का भी निकाला था, तो गदर पार्टी का संबंध बेसिकली लाला हरदयाल, लिखो नीचे लाला हरदयाल, गदर पार्टी के नीचे लिखना है आपको लाला हरदयाल, भगवान सिंह, और इसके अलावा एक मतलब भगवान सिंह और सोहन सिंह भखाना, वही है इसमें भी। गदर पार्टी में लिखोगे आप नीचे उसके कौन थे मेन सदस्य, इसके लाला हरदयाल, भगवान सिंह और सोहन सिंह भखाना, सोहन सिंह भकना, ये भाकाना भी लिखा होगा, ठीक है। ये तीन लोग इससे संबंधित थे, किससे, अपने आप में गदर पार्टी। इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक का भी क्या निकाला था, प्रकाशन किया था। अब दो अखबार थे बहुत फेमस, वो भी, एक संध्या और युगांतर, वो निकलते थे बंगाल से, जबकि काल निकलता था महाराष्ट्र से। संध्या प्लस युगांतर का प्रकाशन लिखो, का प्रकाशन कहाँ से होता था, बंगाल से, जबकि काल का प्रकाशन होता था महाराष्ट्र से। काल का कहाँ से होता था, महाराष्ट्र से क्या होता था प्रकाशन, ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। अब लास्ट के 3 फैक्ट बचे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 अधिवेशन लिखने आपने बैक टू बैक, उनके अध्यक्ष भी पूछे हैं। तो पहला लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पूरा लिखना, 1905 का अधिवेशन, पूरा लिखना आप, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था पूछता है, तो बनारस में, बनारस में हुआ था। कौन इसके अध्यक्ष थे पूछता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले लिखना, गोखले अध्यक्ष, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, गोखले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसमें क्या बात हुई थी खास, जो स्वदेशी था और जो बहिष्कार था उसको क्या दी गई थी, मंजूरी दी गई थी, यानी स्वदेशी और बहिष्कार का इसमें क्या किया गया था, समर्थन किया गया था। ये पॉइंट याद रखना, स्वदेशी प्लस बहिष्कार का इसमें क्या किया था, समर्थन। एक पॉइंट ये रखना है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस में, अध्यक्ष कौन थे, गोखले, और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अध्यक्ष कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, नेहरूजी अध्यक्ष थे इसके। और क्यों जाना गया ये इसलिए जाना गया कि इसमें पहली बार भारत में स्वराज या स्वशासन का क्या किया गया था, मांग की गई थी। तो लिखो पहली बार स्वराज प्लस स्वशासन की मांग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बार कब किया गया था स्वराज और स्वशासन की मांग, 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में। और अंतिम लिखना है आपको तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन, जिसको बोला जाता है सूरत विभाजन, 1907 कहाँ हुआ था, सूरत में। और ये क्यों जाना जाता है, इसको बोलते हैं सूरत विभाजन,
क्या बोलते हैं, सूरत विभाजन। किसका सूरत विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, इसका ये मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो गया था दो भागों में। तो किसका हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में विभाजन दो भागों में। एक भाग बना था उग्रवाद, दूसरा मतलब बना था उदारवाद। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत विभाजन दो भागों में हो गया था। नरम दल व गरम दल बोलते हैं, नरम वही जो उदारवादी हैं और ये गरम। सूरत विभाजन किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लिख दो, ठीक है 1900। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, इसको आपने कमेंट करके बताना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसको बताओगे। लास्ट का क्वेश्चन लिख दो आप, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। लास्ट फैक्ट है आज का ये, मार्ले, फिर से आगे कल देखेंगे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब लाया गया था, 1909 ईस्वी में। और इसको क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया गया था, सेपरेट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था। और इसी को बोलते हैं भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली ये आपका है। बाकी अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित है, होम रूल वगैरह हैं, कई और फैक्ट आपको कल देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी का ये वाला पोर्शन 1858 से 1917 तक का आपका ये जो राष्ट्रवाद आंदोलन से संबंधित था वो अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। वो एनसीईआरटी वन डे एग्जाम बेस्ड है। बाकी आप लूसेंट वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। फिर मिलता है अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।